नमस्ते। स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज है सैटरडे और हम एवरी सैटरडे को मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं और मैं आपको मेरे थॉट्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे अच्छी बातों को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो आज का हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है, स्टोरी का टॉपिक है ज़्यादा परेशान वाले परेशान जो होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो लोग बहुत परेशान होते हैं अपने जीवन से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, हमारी परेशानियों से। और ज़्यादा हमें किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। ना हमें किसी को देखकर परेशान होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। तो यही सब चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम हमारी स्टोरी। एक बार की बात है, एक मनोज नाम का व्यक्ति था। वो अपने जीवन में बहुत परेशान था। वो उसे लगता था कि कभी कभी तो उसे लगता था कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। लेकिन वो परेशान होता रहता था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता रहता था। इससे उसकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ थी। तो ऐसा सोचते सोचते वो एक गांव की तरफ चला जाता है। वहाँ पे एक बहुत भिक्षु रहते हैं। उनके पास जाकर वो कहता है कि ऐसे हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं मेरे जीवन से बहुत परेशान हूँ, अगर आप मुझे आपकी शरण में नहीं लेंगे तो मैं कुछ गलत कर बैठूँगा अपने जीवन में। तो बौद्ध महात्मा उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम आ जाओ, हमारे आश्रम में आ जाओ और वहाँ पर सब बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके साथ ही रहो। जैसे वो खाना खाते हैं वैसा खाओ, जैसे वो रहते हैं वैसे रहो, और अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमको बुला लूँगा। तो ऐसे होके जब वो नेक्स्ट डे होता है तो वो वहाँ पर आश्रम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक कमरे में चावल कूटने का काम शुरू कर देता है। तो ऐसे कूटते कूटते बहुत दिन निकल जाते हैं और उसके मन में पहले तो ख्याल आता था कि मुझे महात्मा ने अभी तक नहीं बुलाया। फिर ऐसे होते होते 12 साल का समय निकल जाता है। कितना, 12 साल का समय निकल जाता है। तब तक तो वो क्या होता है, जो चावल कूटने वाला व्यक्ति था मनोज, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें भूल ही चुका होता है। वो इतना व्यस्त हो जाता है, उसका दिमाग इतना शांत हो जाता है, उसका मन इतना शांत हो जाता है कि वो सारी संसार की मोह माया को छोड़कर वो सिर्फ एक कमरे में बैठकर अपना चावल कूटने का कार्य करता रहता था। ऐसे बहुत समय बीत गया, जैसे मैंने आपको बताया 12 साल का समय निकल गया। फिर एक बार क्या होता है, वो जो महात्मा होते हैं बौद्ध भिक्षु, उनकी भी बहुत उम्र हो जाती है, वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। तो वो आश्रम में सभी भिक्षुओं को संदेश पहुंचाते हैं कि मुझे जो 4 पंक्तियाँ, अपने जीवन की 4 पंक्तियाँ जो सबसे अच्छी लिखकर मेरे दरवाजे के बाहर छोड़कर जाएगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो नकल की नहीं होनी चाहिए, ना बाहर से चीटिंग की होनी चाहिए, ना किसी से सुनकर लिखनी चाहिए। सिर्फ अपने मन की भाषा, अपने मन की जो आवाज़ है उसके बारे में आपको लिख कर जाना है और मेरे दरवाजे के बाहर छोड़कर चले जाना है। उसी को मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसकी पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगेंगी। तो सब भिक्षु आपस में बात करते हैं। अरे महात्मा ने तो उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, सब आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन सबको डर लगता है कि कहीं अगर हम लिख दें और महाराज को पता चल रहा है कि हमने कहीं से चीटिंग करके या किसी के मन की बातों को जानकर हमने पंक्तियाँ लिखी हैं, तो वो हमें दंडित करेंगे। क्या होता है, उसमें से एक भिक्षुक रहता है, वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के और 4 पंक्तियाँ लिखकर आश्रम के बाहर छोड़ जाता है। और वो पंक्तियों में क्या लिखता है, जीवन एक दर्पण है, मन में जमी धूल है, और जब ये धूल हटेगी तो बहुत अच्छा सवेरा आएगा। ऐसे लिखकर वो 4 पंक्तियाँ आश्रम के बाहर छोड़कर चला जाता है। और वो रात्रि में ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने वो पंक्तियाँ कहीं से टीपी हुई हैं, मतलब चिटिंग की हुई हैं।
तो वो अपने बाकी दोस्तों को बोलकर जाता है कि अगर महाराज को ये पंक्तियाँ पसंद आती हैं तो मुझे बता देना, मैं पास के गांव में ही हूँ, और अगर नहीं पसंद आती है तो उन्हें मत बताना कि मैं कहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो जब नेक्स्ट डे, अगले दिन जब गुरुजी उठते हैं तो उनके बाहर उनको दीवार पर 4 पंक्तियाँ लिखी हुई मिलती है। क्या थी वो पंक्तियाँ? जीवन एक दर्पण है, मन में जमी धूल है, और जो इस धूल को साफ करके निकलता है वही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो क्या होता है, गुरुजी देखकर बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और सारे भिक्षुओं से कहते हैं ये किसने किया है, किसने मेरी दीवार गंदी करी है, ये कौन है जिसे लेकर आओ मेरे सामने, जिसने भी ये किया है। तो लेकिन वो भिक्षुक तो रात में ही निकल जाता है। तो सब भिक्षु कहते हैं हमें नहीं पता गुरुजी किसने लिखा है। तो ऐसे करते करते समय निकल जाता है, सब भिक्षु आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आप वहाँ पर जो चावल कूटने वाला व्यक्ति था, जो 12 साल से चावल कूट रहा था, वो आवाज़ को सुनता है, बाकी भिक्षुओं की आपस की बातों को सुनता है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो सब भिक्षु उसके पास जाके बोलते हैं तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम ही लिख कर बता दो कि 4 पंक्तियाँ ऐसी क्या है, अच्छी तो पंक्तियाँ लिखी थी उसने, पता नहीं गुरुदेव को क्यों नहीं पसंद आई। तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो वो बोलता है मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मुझे महात्मा बनने का, उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मैं 12 साल से यहाँ चावल कूटने का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी लिखने की शैली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं तुमको मुँह ज़बानी बोलूँगा, और अगर तुम मेरी कोई मदद कर सको तो तुम लिख लो। मेरे तो लिखने की शैली ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं 12 साल से चावल कूटने का यहाँ पर इस कमरे के अंदर कार्य कर रहा हूँ। तो उनमें से भिक्षुक बोलते हैं चलो ठीक है, तुम बताओ, मैं लिखने का कार्य करता हूँ। तो वो कहता है तो चलिए आइए लिखिए पेपर पे, मैं आपको बताता हूँ, वैसे वैसे लिखिए। तो वो भिक्षुक बहुत अच्छी 4 लाइनें बोलता है, देखिए मैंने लिखी है, लिखो दर्पण कैसी धूल, ना कोई धूल ना दर्पण, जो इसे जान ले वही सत्य को प्राप्त होता है। क्या लिखता है वो, क्या लिखवाता है वो 4 लाइनें? वो 4 लाइनें लिखवाता है, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे साफ कर ले वही सत्य है, जो समक्ष हो वही सत्य है। तो ये बातें क्या होते हैं, गुरुजी सुन लेते हैं अपने आश्रम में। तो वो फ़ौरन उस भिक्षुक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वही हो जिसे मैंने 12 साल पहले चावल कूटने का कार्य दिया था। तो वो कहता है मनोज कि हाँ गुरुजी मैं वही हूँ, लेकिन मैं पूर्णतः बदल चुका हूँ, मुझे आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना है। ये भिक्षुक के कहने पर मैंने उनको लिखने के लिए उन्होंने कहा तो मैंने लिखने के लिए किया। तो गुरुदेव कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो, तुमने अपने आप को बहुत बदला है, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ ठहरो, यहाँ के उत्तराधिकारी बनो। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बाकी के जो भिक्षुक हैं ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्योंकि क्या वो इस तरह से जब उसको बोलते हैं, और गुरुजी उस भिक्षुक को बोलते हैं मैं मन ही मन तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान चुका हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ और अच्छा जीवन व्यतीत करो, और किसी बौद्ध स्थान पर जाओ जहाँ लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाओ, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें के बारे में बताओ कि मन को कैसे शांत किया जाता है, कैसे हम अपनी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम जो ओवर थिंकिंग, मतलब जो हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने माइंड पर जो प्रेशर लेकर चलते हैं उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं तुमसे यही आग्रह करूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये बाकी के भिक्षुक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और मैं मन ही मन तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान चुका हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे कि उस भिक्षुक ने देखी अपने जीवन को कितना बदला, उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव था ना, वो कितना परेशान था, कहाँ तो वो अपने जीवन को ख़त्म करने का ही सोच रहा था जब वो आश्रम में आया था, लेकिन उसने अपने आप को इतना उन परिस्थितियों में ढाल लिया कि वो इतना अंदर से शांत हो गया, इतना उसने अपने मन को समझाया, मतलब उसका धीरे धीरे वो इतना वो हो गया कि उसको किसी संसार से कोई मोह नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वो एक बहुत महान संत बन चुका था। तो
बच्चों, यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। इस कहानी का यही है आज का मेरा समझाने का आपको तात्पर्य कि अपने जीवन में कम से कम सोचिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनको समझिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाता है, उन सब से आप दूर रहिए और ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप खुद ही परेशान रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग ना करें, अच्छे से रहें। और तो यही ख़त्म होती है आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों मेरी कहानी आपको ज़रा सी भी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए ताकि मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलते हैं, मिलते हैं अब हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी और ऐसे ही मैं मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।